तो सबसे पहले बात और सबसे बड़ी खबर की, जिस पर आने वाला फैसला बिहार में आगे के सियासी गुणाभाग को तय कर सकता है। जी हां, पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे, थोड़ी ही देर में जातीय गणना पर फैसला आने वाला है और चुनावी साल में यह फैसला सियासी दलों के लिए काफी खास हो जाता है। जातीय गणना पर हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है। 7 जुलाई को पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हुई थी और अब हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई के बाद से ही सियासी गलियारों में गहमा गहमी बढ़ी हुई। आपको बता दें कि 8 याचिकाकर्ताओं ने जातीय गणना पर अपना पक्ष रखा था। एडिशनल जनरल पीके शाही ने सरकार की ओर से पक्ष रखा था और 4 मई को हाई कोर्ट ने जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। थोड़ी ही देर में जातीय गणना पर फैसला आएगा। जातीय गणना का एक चरण हालांकि पूरा हो चुका है, इसमें जो बचा हुआ काम है उस पर कोर्ट में मामला जाने के बाद से रोक लगी हुई थी, लेकिन क्या ये जातीय गणना का काम फिर से शुरू होगा, ये सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। सीधे पटना का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं क्या संभावनाएं बनती दिख रही है जातीय गणना को लेकर। जी अमन। जी बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर बाद जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर पटना हाई कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। आपको बता दूं कि 7 जुलाई को ये फैसला सुरक्षित रख दिया गया था। 5 दिन बहस चले, जिसमें 8 याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील रखी। वहीं सरकार की तरफ से भी एडिशनल जनरल ने अपनी दलील रखी, तमाम बातों को रखा। आपको बता दूँ कि पटना हाई कोर्ट ने जब उनसे सवाल किया कि जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उस पर एडिशनल जनरल ने कहा कि ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बिहार सरकार ये जान सके कि किसकी कितनी भागीदारी है और जो नीतियां तैयार की जाती है विकास कार्यों के लिए, उनमें उनका योगदान हो, उनको सुविधाएं दी जाए। यही कारण है कि जाति आधारित गणना करवाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और उन्होंने ये भी दलील रखा कि 80% कार्य पूरे हो गए हैं, 20% कार्य पूरे होने हैं और इसको लेकर आप हमें अनुमति दें कि हम वो पूरा कार्य करें। बिल्कुल अमन, पक्षकारों की ओर से भी सदस्यों ने अपनी बात रखी थी, क्या समस्याएं हैं ये कोर्ट के समक्ष रखा था। सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया है। ये बिहार के लोगों की क्या स्थिति है, किस भौगोलिक परिस्थिति में वो किन हालातों में रह रहे हैं, क्या आय है, क्या व्यय है, किस समाज के हिस्से से आते हैं, ये सब जानकारी जुटाने का दावा सरकार इस माध्यम से कर रही थी, जिस पर फिलहाल रोक लग गई है। चुनावी साल में ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो क्या लगता है कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के सियासी गुणाभाग में भी काफी बदलाव देखने की संभावना है? जी बिल्कुल, कोर्ट के फैसले पर नज़र सरकार की भी होगी, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि जाति आधारित गणना हो। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाती है। थोड़ी देर बाद ही पहली पाली में ही फैसला सुनाया जाएगा और इंतज़ार सभी को है। वहीं आपको बता दूं कि विपक्ष की भूमिका में बैठी बीजेपी भी ये कह रही थी कि हम भी ये चाहते थे कि हो, लेकिन जो याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील रखी थी, उस दलील में उन्होंने कहा था कि सरकार को इसकी ये कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में ये आता है और केंद्र सरकार ही जाति आधारित गणना करा सकती है और 2011 में ये हुआ था, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एडिशनल जनरल ने अपनी तमाम बातों को रखा था और कहा था कि ज़रूरत है क्योंकि सरकार नीतियाँ बना सके, उनके लिए काम कर सके और जो भी सुविधाएं हैं वो उन तक पहुँचा सके, क्योंकि हर वर्ग में गरीबी है। उस गरीबी को समाप्त करने के लिए योजनाएं जो तैयार की जाती है, यही कारण है कि ये जाति आधारित गणना हो रहे। आपको बता दूं कि दीपक की जिस समय नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे उसी समय तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा बिहार विधानसभा में उठाया था। उसके बाद तेजस्वी यादव और विपक्ष के जो नेता हैं वो तमाम मिले थे नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने यह आश्वासन भी दिया था कि इस पूरे विषय पर बातचीत की जाएगी। दिल्ली के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुआ था और उन्होंने कहा था कि हम प्रतिनिधिमंडल जब गए तो वहाँ पे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ये काम अभी नहीं हो सकता है, अगर आप कराना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला, महागठबंधन सरकार में आया और नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि जाति आधारित गणना होना चाहिए।
करीबन लगभग पूरा काम हो चुका था, 80% कार्य हो चुके थे। उसके बाद 4 मई को रोक लगा दी गई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जो भी आंकड़े आपने कलेक्ट किए हैं वो सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। लंबी बहस चली, उसके बाद दलीलें रखी गई तमाम पक्ष के तरफ से, और उसके बाद बिल्कुल अमन, यही महत्वपूर्ण हो जाता है। आंकड़े सार्वजनिक किया जाना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे प्रक्रिया का। हम ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम लगातार कोर्ट में जो पक्षकार दलील दे रहे हैं उनकी भी राय कुछ ऐसी ही है कि ये जो आंकड़े हैं वो शासकीय कार्य के लिए सरकार की योजनाओं को लक्षित करके जो समूह वंचित है उस तक पहुंचाने के लिए काफी मददगार हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं ये आंकड़े सिर्फ सरकार के काम नहीं आएंगे, राजनीतिक दलों के भी काम आएंगे। और जब बात बिहार की होती है जहां मतदाताओं को गुल्लक में इकट्ठा किया जाता है, वोट बैंक की प्रभावी राजनीति की बात की जाती है, तो ये आंकड़े राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आंकड़े जो इकट्ठा किए जाते हैं वो राजनीतिक दल के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि सरकार ये कह रही है कि हम उनके लिए काम करना चाहते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं उसके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कहा कि आंकड़े अगर इकट्ठा करेंगे तो चुनाव के समय इन आंकड़ों के जरिए किस तरीके से वोट बैंक को खींचा जाए अपनी ओर, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और यही कारण है कि जाति आधारित गणना भी करवाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि हम इस पे कोई ऐतराज नहीं करें कि जाति आधारित गणना ना हो, बिल्कुल यही दिलचस्प है कि विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन आपत्ति जताने में पक्ष और विपक्ष दो खेमे जरूर बन गए हैं। अमन, बहुत बहुत धन्यवाद, आप नजर बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें आप।